वो किचन में खड़ी प्याज काट रही थी। मेरी आहट सुनकर मुड़ी तो मैंने देखा उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं और मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने हमदर्दी से पूछा, रो रही हो? भीगी आंखों से हंसते हुए बोली, नहीं तो प्याज काट रही हूँ। प्याज बहुत ही कड़वे हैं। मैंने कहा, खाला अम्मी बुला रही हैं, रिश्ता देखने वो लोग आ चुके हैं। ठीक है। उसने पहले आंखें साफ की और फिर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट वगैरह रखकर दुपट्टा ठीक से ओढ़ा और फिर बाहर की तरफ चल दी। मैंने उसके जाने के बाद टेबल पर पड़े प्याज की तरफ देखा जो आधा कटा हुआ था। बाकी आधे प्याज को मैं काटने लगा और एक हैरत का झटका मुझे तब लगा जब पूरा प्याज कट गया। न मेरी आंखें जली न उनमें पानी आया। प्याज तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। मैंने उसके कदमों की आहट सुनकर मुड़ के पीछे देखा तो पैकेट से बिस्किट निकालकर प्लेट में रखते हुए उसके हाथ एक लम्हे को रुक गए। उसने अपनी सुर्ख आंखें मेरी आंखों में डालकर भीगे लहजे में धीरे से सरगोशी वाले अंदाज में कहा, प्याज तो कड़वा नहीं होता उमर भाई, औरत की जिंदगी कड़वी होती है। क्या हुआ यार, जिंदगी को अच्छी भली तो है। वालदैन, बहन, भाई, अच्छी तालीम, इज्जत, आला फैमिली, जिंदगी की हर सहूलत, फिर भी ये जिंदगी से गिला नाशुक्री नहीं क्या? उमर भाई अपने तई समझाने लगे। आप नहीं समझेंगे, उसने चाय केतली में डालते हुए बहुत मायूसी से कहा। तो समझाओ ना, मैंने प्लेट से बिस्किट उठाकर मुंह में डालते हुए पूछा। उसने मुझे पलट कर देखा और बोली, आप मेरे साथ आएं। वो चाय लेकर ड्राइंग रूम में चली गई और मैं खिड़की में खड़ा अंदर का मंजर देखने लगा। मोटी मोटी 3 औरतें सोफों पर बैठी कसाईयों वाली नज़रों से नादिया को देख रही थीं। मैं कमरे से बाहर खड़ा था मगर वो नज़रों की चुभन मुझे भी बेचैन कर गई। खाला बार बार इसरार करके उनकी प्लेटें भर रही थीं। सर झुकाए किसी बेजान मूरत की तरह साकित बैठी नादिया पे मुझे बहुत तरस आ रहा था। बहन, आपके अपने ख़ानदान में कोई रिश्ता नहीं है? खातून ने थल थल करते वजूद को संभालते हुए चुपते लहजे में सवाल किया। खाला ने सादगी से कहा, जी बहुत से बच्चे हैं फैमिली में। अच्छा, ये लड़का कौन था जिसने हमारे लिए दरवाज़ा खोला था? वो मेरे बारे में ही पूछ रही थी। अल्लाह रखे, भांजा है मेरा, अभी CSS किया है, इंशाअल्लाह ट्रेनिंग पे जल्द ही चला जाएगा। खाला के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। देखो बहन, अगर ख़ानदान में इतने अच्छे लड़के हैं तो आपकी बेटी के लिए रिश्ते करवाने वाली मासी क्यों कोशिशें कर रही है? नाराज़ ना होना, मैं तो सीधी बात करती हूँ। प्लेटों पे हाथ साफ करती मोटी औरत को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि उसकी इन बातों से खाला और नादिया पर क्या गुजर रही होगी या क्या गुजर रही है। ख़ानदान वालों पर बेटियों के गुण खुले होते हैं। अगर किसी अच्छी भली नज़र आने वाली लड़की को कोई रिश्ता नहीं मिल रहा होता ख़ानदान में तो फिर इसका मतलब ये है कि लड़की में कुछ गड़बड़ है। नादिया उड़ी उड़ी सी रंगत और कांपते हाथों से ट्रे पकड़े बाहर निकली, मेरी तरफ एक शिकायती नज़र डाली और किचन में घुस गई। ख़वातीन अब बाहर निकल रही थीं। अरे शाहिदा, इतना खूबसूरत और पढ़ा लिखा भांजा घर में है तो अच्छी नहीं होगी ना लड़की, इसीलिए तो मुझ में और सुनने की हिम्मत ना रही और मैं उसके पीछे किचन में आ गया। वो हाथ में प्याज पकड़े खड़ी थी और आंसुओं का एक सैलाब था जो गालों पे बह रहा था। मैंने प्याज उसके हाथों से ले लिया। प्याज तो कड़वा नहीं है, जिंदगी कड़वी है ना, तो ये जिंदगी मुझे दे दो। मैंने उसके आंसू अपनी हथेलियों पर सजा लिए। ये बहुत कीमती मोती हैं, इन्हें ज़ाया ना करो। वो हैरत और बेयकीनी से मुझे देख रही थी और मैं दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। अम्मी के बार बार कहने के बावजूद मैंने इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी और ख़ानदान से बाहर की रट लगा रखी थी। हालांकि शरीके हयात के लिए किसी भी लड़की में जो खूबियाँ होनी चाहिए थीं, नादिया में वो सब की सब मौजूद थीं। मैंने ही क्या, ख़ानदान का जो भी लड़का किसी अच्छे मकाम पर पहुंचता वो फैमिली से बाहर शादी की ज़िद लगा लेता। और इस तरह जाने कितनी लड़कियां अच्छे रिश्तों की तलाश में लोगों के ताने और अपनी किरदार कशी बर्दाश्त करने पर मजबूर प्याज काटने के बहाने आंसू बहाती रहती हैं। खुदारा,
بیٹوں کی مائیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسائی بن کر دوسروں کی بیٹیوں کے کھال ادھیڑتی رہیں۔ بیٹیوں کو خدا نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر خدا نے آپ کی جھولی میں نعمتیں ڈالی ہیں تو آپ ان نعمتوں کو اٹھائے ان کی نمائش کرتے ہوئے دوسروں کی رحمتوں کی عزت نفس کو مجروح کرتے پھریں۔ ذرا سوچئے۔ ابو، اگر آپ نے بھی زندگی میں تھوڑی سی محنت کر لی ہوتی تو آج ہمارا بھی اپنا گھر ہوتا، منیر تیوری چڑھا کر بولا۔ بوڑھے بیمار باپ کی آنکھ کے کونے سے ایک آنسو نکل کر خاموشی سے چہرے پر تیرتا ہوا گریبان میں جا کر جذب ہو گیا۔ بیماری نے ویسے بھی قریب المرگ کیا ہوا تھا۔ موت کا وقت آن پہنچا تو باپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تدفین کے وقت ایک ادھیڑ عمر شخص متانت کے ساتھ چلتا ہوا منیر کے پاس آیا اور بولا، بیٹا کیا تم ڈاکٹر ہو؟ منیر نے اس بات میں سر ہلایا اور حیرانی سے پوچھا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ وہ صاحب کہنے لگے، بیٹے میں اور تمہارے والد ایک ہی جگہ کام کرتے تھے۔ وہ 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے کام کرتے تھے، 3 نوکریاں ایک وقت میں، کیونکہ انہوں نے تمہیں ڈاکٹر بنانا تھا۔ اس نے اپنا گھر نہیں بنایا، کہتا تھا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو گھر بھی بن جائے گا۔ اتنی لگن تھی اس کو، اس لیے مجھے یقین تھا تم ڈاکٹر بن ہی گئے ہوگے۔ ڈاکٹر منیر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے یاد آنے لگا جب ابو روز دیر سے گھر آتے تھے تو دفتر میں کام کی زیادتی کا بتایا کرتے تھے۔ انہی سختیوں نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا، اور شاید بہت بوڑھا کر دیا تھا۔ گھر میں غربت کے باوجود اس کی فیس کبھی لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ کالج کی تمام ضروریات، موٹر سائیکل وغیرہ، کبھی کسی چیز کے لیے اسے محرومی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یا اللہ، میرے ابو کے درجات کو بلند کر۔ شرمساری اور پچھتاوے کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی، اے اللہ رب العزت، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ان کی قربانیوں کا احساس کرنے والا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین۔